अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झारखंड से। आज हम और आप गुफ्तगू करेंगे लक्षद्वीप के हवाले से। अचानक से ऐसा क्या कुछ हो गया कि लक्षद्वीप पूरे मुल्क में मौजूए बहस है। उस पर एक छोटी सी गुफ्तगू हम और आप करेंगे और अपनी जो बात मेरी समझ में है उसे आपसे शेयर करेंगे। लक्षद्वीप के ताल्लुक से दो बातें मैं आपको बता दूं कि ये आइलैंड बेहद ही खूबसूरत है। मतलब कौन से कलमात से मैं इसकी तारीफ़ करूं। मुझे दो सफ़र लक्षद्वीप का करने का मौका मिला है, एक तो 22 साल कबल और एक 6-7 साल कबल। लेकिन मैंने दोनों ही मौक़ों में देखा कि लक्षद्वीप की जो खूबसूरती है वो वक्त के साथ और भी बेहतर और बढ़ गया। दूसरी जो एक अहम बात वहाँ है, आपको जाकर ये एहसास होगा कि अगर कोई सुकून वाली जगह हो सकती है तो ये है। और सबसे अहम बात यह है कि वहाँ का जो कल्चर है, क्योंकि आबादी के 96% लोग जो हैं वहाँ मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, मुस्लिम रिलीजन से हैं, तो जाहिर है उनके उस रख रखाव में इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी असरात नज़र आते हैं। और वो तमाम चीज़ें जो उनके खान पान में शामिल है वो भी वहाँ मौजूद है। अब लक्षद्वीप के जो छोटे छोटे जज़ायर हैं वो तकरीबन 36 छोटे बड़े जज़ीरों से मिलके एक बंच है लक्षद्वीप। और मुझे जहाँ तक मालूमात है वो 10-11 लैंड्स में ही लोगों की आबादी है, लोग बसते हैं, लोग रहते हैं। और बाकी कुछ छोटे छोटे जो कोई 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एक छोटे सराउंडिंग के जो आइलैंड्स हैं उसमें कोई आबादी नहीं है, पर लोगों का थोड़ा आना जाना है, पॉपुलेशन नहीं है। तो तकरीबन 70 से 75 हज़ार के पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि 96% जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों का है, इस्लाम को मानने वालों का है, कुरान को मानने वाले और पढ़ने वालों का है। और उनके अपने जो तर्ज़ अमल है, तर्ज़ हयात है, और जो उनके यहाँ खान पान में जायज़ और चीज़ें जो कही गई हैं जिसको खाने के लिए आप खा सकते हैं वो उनके खान पान में शामिल है। और लक्षद्वीप में शराब जो है उसकी पाबंदी है, वो बैंड है। एक शेर अर्ज़ करूँ, एक शेर याद आ गया कि जहाँ पे छोड़ी थी बात दिल की वहीं से जारी ज़रूर करते, जहाँ पे छोड़ी थी बात दिल की वहीं से जारी ज़रूर करते, अगर वो सुनता हमारी बातें तो बात सारी ज़रूर करते, अगर वो सुनता बात हमारी तो बात सारी ज़रूर करते। सवाल सबसे अहम ये है कि आखिर अचानक से भारत सरकार को या नरेंद्र मोदी की सरकार को या तमाम जो हुकूमत में लोग शामिल हैं उनको ऐसा क्या महसूस हुआ, ऐसी कौन सी बात आ गई या इतना लाजिम क्या हो गया इस पैंडेमिक के एरा में, इस कोरोना काल में, कि नहीं आज ही 2-4 फैसले ले लेना बेहद ज़रूरी है, वरना लक्षद्वीप के लिए चीज़ें बहुत दिगरगों हो जाएंगी। उन्होंने बीफ बैन की बात की है, उन्होंने शराब को पाबंदी से हटाने की बात की है, लेकिन ये वक्त में इतना बिल्कुल अहम और लाजमी तौर पे इतना ज़रूरी क्यों हो गया, इस बात को समझना चाहिए। अब ये कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मामला है, इसको केंद्र शासित प्रदेश ये है और केंद्र से ये शासित हैं और इसके पास गवर्नर भी नहीं, वहाँ से भेजे हुए एक प्रशासक होते हैं। तो अक्सर व बेशतर ये देखा गया आज़ादी के बाद से अब तक, क्योंकि सी बेस एरिया में ये केरला
कोस्ट गार्ड के इलाके में ये आइलैंड्स आते हैं, तो हिफाजती तौर पे भी इसके इंतज़ामात करने के लिए हमेशा ही जो शासक रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, IAS IPS ही ज़्यादा तौर पर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रहे हैं। इन्होंने पहली बार प्रफुल्ल गौड़ा पटेल जी को भेजा, जो गुजरात के बड़े मंझे समझे और मोदी जी के साथी रहे हैं और सारे गुण से बिल्कुल वो अपरांगत हैं। उनको यहाँ भेजा गया, और इसलिए भेजा गया और किस लिए भेजा गया वो उनके जाने के बाद से ही जो चीज़ें आने लग गई हैं उससे ही वो बात साबित हो जाती है। आप देखिए कि बात को वहाँ तक पहुँचाया गया कि 2-4 दिन पहले की बात है या शायद 3 दिन पहले की बात है कि केरला विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना पड़ा। हम बातें अपनी तौर पे बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं, लेकिन अब बात जो सामने जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, केंद्र और प्रदेश, केंद्र और केंद्रीय शासित जो प्रदेश हैं उसमें कैसे रिलेशन होंगे, कैसे हम वहाँ पे नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम अपनी बात वहाँ मनवा लेंगे, कैसे हम अपनी चीज़ों को वहाँ थोपने लगेंगे और कैसे हम अपनी राजनीति करेंगे। देखिए, बात इतनी है कि केरला से लगा हुआ वो जो लक्षद्वीप का कोस्ट गार्ड का इलाका है, आप अगर ये सोचते हैं कि दिल्ली के लोग वहाँ जाके बस जाएंगे, हिमाचल के लोग वहाँ जाके बस जाएंगे, गोवा के लोग जाके वहाँ बस जाएंगे, फौरन जो है इस तरह की चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं होता है तमाम चीज़ों को बनने में। अब लक्षद्वीप का ही आप देखें कि 2100 साल का उसका अपना एक इतिहास है। चीज़ें बनते 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 बनती हैं और संवरते संवरते संवरती हैं। आप बिगाड़ने के लिए तो कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, 2 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन आप सोचिए जिस इलाके को ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने बिल्कुल ग्रीनरी से भर दिया है, ग्रीनरी से भर दिया है, जो हरे रंग में बिल्कुल बसा है, रचा है और समाया हुआ है, और जो ब्लू रंग के नीलेपन को अपने बाहों में, आंखों में बसाए रखता है, आपको क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आपने सारे चीज़ों को गेरुआ से रंग दिया? पेड़ों को रंग रहे हैं आप, चीज़ों को रंग रहे हैं आप, सरकार हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की एक अपनी शनाख्त होती है, और वो तमाम चीज़ें जब शनाख्त से मिलकर एक जगह मौजूद होती हैं तो फिर वो एक अंजुमन की शक्ल और एक चमन की शक्ल में बन जाते हैं। वरना हमारे यहाँ भी हमारे जो नेशनल फ्लैग होता वो भी एक रंग का होता, उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम अपनी सादगी को भी दिखाएं। बहरहाल बातें बहुत दूर तक निकल जाएंगी और वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात सरकार से भी इसके लिए मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरी बातों को शायद सुन सकें या वो मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर कर पाएँ। तो मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद वहाँ से जो इलेक्टेड MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कम से कम उनसे बात की जाए, और जो लोग वहाँ बसते हैं उनसे भी बात की जाए, उनकी क्या राय है, उनकी क्या समझ है। और 2 बच्चे और 4 बच्चों की जो बातें होती हैं बार बार ना, इसके लिए मैं मशवरा दूंगा तमाम लोगों को कि आप वो परेशान ना हो, क्योंकि जो वर्ल्ड बेस पे नई रिपोर्टें आ रही हैं वो ये आ रहा है कि मेंस के जो वर्म हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, ह्यूमन मेंस के जो वर्म हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो 4-5 बच्चे से ज़्यादा कोई पैदा भी नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये रहा कि जो वक्त अभी गुजर रहा है, मुझे आप बताएं कि मुस्लिम फैमिलियों में कहाँ आपको बच्चे दिखते हैं 8, 9, 10, 12, 13 जिनकी बातें आप करते हैं। अगर भारतवर्ष में कोई 1-2 स्टेट में किसी को 4-5 मिल जाए तो वो बड़ी बात है, पर मैंने तो झारखंड में तो देखा ही नहीं अपने, मेरे इतने बड़े ग्रुप फ्रेंड सर्कल्स में किसी को 1 है, किसी को 2 है। अब लेकिन जो पुराने लोग अभी हैं, किसी के अगर 3-4 भी हैं, तो क्या उनका सारे अधिकार ख़त्म किए जा सकते हैं? और फिर आप ये भी समझें कि आज जापान और चाइना कहाँ पे खड़े हो गए। आज वो सोच रहे हैं कि आगे के 10 साल की जो मुझे प्लानिंग करनी है वो पॉपुलेशन को बढ़ाने की प्लानिंग करनी है।
आपके पास जो एफर्ट है उसको कैसे ये आप अपने लिए सहूलत में बदल देंगे, उसकी एक कोशिश होनी चाहिए। अब मैं जो एमपी वहाँ के हैं लक्षद्वीप के मोहम्मद फैजल साहब, उन्होंने कहा है कि यहाँ का जो हेल्दी खान पान है और जो रस्मों रिवाज में शामिल है उसे आप फौरन बदल नहीं पाएंगे। और इस जो बैन की जो बात आ रही है और स्कूलों में जो वेजिटेरियन और ये सब ये कहीं से भी अवेलेबल भी नहीं है और शायद ये मुमकिन भी नहीं है, मुमकिनात भी नहीं है कि आप किसी के खान पान के पसंद को बदल दें। कल को आप मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में, सिक्किम में आप कहें कि नहीं आपको ये खाना पड़ेगा और ये नहीं खाना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में ये जो समुद्री इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, इनके क्लाइमेट्स होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है। हर की एक दवा ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हर तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से आबो हवा, वातावरण, वायु और वो जो इलाका है उसके हिसाब से वो खान पान बनता है, तैयार होता है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि प्रफुल्ल गौड़ा पटेल जी के जाने के बाद ही बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं, जैसे वो एक बिल्कुल छोटा सा वो केंद्र शासित राज्य है, वहाँ के जो जॉब वर्क हैं, अब उसमें एक नई बात आ गई कि 500 जो रजिस्टर्ड वहाँ कॉन्ट्रैक्टर थे जो अपना काम करते थे और सारे लोग लोकल हैं, चाहे वो लक्षद्वीप के हैं, थोड़े बहुत केरला से हैं या केरला से उनका कोई लिंक है। अब उन्होंने कुछ ऐसे उसमें प्रोविज़न जोड़ दिए हैं कि उसमें से कोई भी काम ही नहीं कर पाएगा वहाँ। तो क्या बाहर वाले जाके वहाँ काम करेंगे? वहाँ के लोग का रोज़गार का क्या होगा? वहाँ के लोग क्या करेंगे? तो जाहिर है कुछ नए तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना हमारे लिए बेहतर वो होगा कि हम कैसे उसको और बेहतर करें, क्योंकि लक्षद्वीप की जो खूबसूरती है, कायनात और खुदा ने जो उन्हें नवाजा है, वहाँ टूरिज़्म का एक बड़ा स्कोप हो सकता है और वहाँ एक टूरिज़्म इकोनॉमी को खड़ा किया जा सकता है। और अगर हम उस पर काम करें तो बहुत मुल्क को भी फ़ायदा होगा और वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब चूँकि सवाल ये है कि मंशा क्या है, नियत क्या है, वो एक बड़ी बात है। लेकिन ये 2-3 चीज़ें आ जाने के बाद, जैसे बीफ बैन की बात और शराब पे पाबंदी हटा लेने की बात, इन 2 बातों से जो इंडिकेशन जा रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल भी है और नापसंद भी है वहाँ के इलाकाई जो बाशिंदे हैं उनको, वहाँ के जो चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको, वहाँ के लोगों को। तो लोकमत के हिसाब से और जो लोकतंत्र है उसके हिसाब से चीज़ों को सुना जाना चाहिए, बल्कि पहले से कुछ चीज़ें लागू न करके एक राय मशवरे से लोगों के साथ उनके ख्यालात को जानकर अगर कोई सरकार पेश करेगी और उस केंद्र शासित राज्य में अगर टूरिज़्म के बढ़ावे के लिए कुछ पेशकदमी करते हैं तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और हुकूमत के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर नीयत में कुछ और बात है तो इससे एक टकराव बढ़ेगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे वो जो इलाका है वो तमिलनाडु, केरला का कोस्टल इलाका और उसके बाद जो पास में श्रीलंका है, अभी नए जो तौर पे वहाँ चीज़ें हो रही हैं। अभी आपको मैं रिसेंट बताऊँ, अगर आप कहीं भी कुछ विश्व के पटल में राजनीतिक तौर पे जो चीज़ें हो रही हैं उस पर थोड़ी भी अगर रीडिंग आपने रखा है तो आपको मालूम होगा कि कोलंबो के पास एक बहुत बड़ा वो एयरपोर्ट बेस अपना चाइना ने 99 साल के लीज़ के लिए लिया है और श्रीलंका में 2 से 3 ऐसी जगहों पे उनको अपने लीज़ पे 99 साल का बड़ा खित्ता मिला है, जहाँ पे अब वो अपने लिए क्या कुछ करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि उनकी निगाह वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई हमसे बहुत दूर नहीं है, हमारी सरहद से भी दूर नहीं है, हमारे मुल्क से भी दूर नहीं है, बहुत पास का मामला है, तो उस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए।
और जो भी नए कानून लागू हों, अभी जैसे किसानों का आंदोलन का मामला है, 6 महीने हो गए। मुझे नहीं लगता कि अगर बातचीत से कोई बात हल होती है तो उसमें कोई मुश्किल आन पड़ती है। लेकिन जितना साल से हमारी सरकार यहाँ पे मोदी जी की चल रही है, इन्होंने दिखाया है कि हमने कोई चीज़ कर लिया है तो हम उसमें वापसी नहीं करते, हम अपनी बात को वापस नहीं लेते। हम किसी भी चीज़ में अगर वो बेहतर है या बुरा है या अच्छा है, तब भी हम अपने कदम को पीछे नहीं हटाते। तो अब ये अपनी अपनी समझ है, लेकिन अगर बातचीत से कोई बात हल हो सकती है और कोई नई बात उसमें पैदा हो सकती है तो ये बेहतर है। और इस शेर के साथ मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा और फिर आइंदा किसी वीडियो के लिए हम लोग फिर मिलेंगे कि अब और हिम्मत नहीं है हम में, कि अब और हिम्मत नहीं है हम में, तुम्हारी चालों से थक चुके हैं। अब और हिम्मत नहीं है हम में, तुम्हारी चालों से थक चुके हैं। यकीन तुम पर जरा भी होता तो हम अपनी बात भी कहते, यकीन तुम पर जरा भी होता तो हम अपनी बात भी करते। हुकूमत का एक बड़ा अच्छा ये होता है कि वो अपने आवाम के